Hi guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Abnay. ठीक है, hope guys you are doing great. So today we will discuss about class 10th chapter first history. हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले आपको बताता हूँ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. नेशनलिज्म का मतलब होता है आपका एक तरीके से किसी भी कंट्री में एक पूरा चेंज आना, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज आना. और यूरोप क्या है, आपका एक कॉन्टिनेंट है. इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो आपका किस तरीके से नेशनलिज्म आपका उभरा यूरोप में. ठीक है, बात करते हैं 1848 की. 1848 में आपके जो फ्रेडरिक सोरो थे, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 इमेजेस बनाई थी. ठीक है, सिंपल सा स्टोरी लेके चलते हैं. फ्रेडरिक सोरो, आपको ये नाम याद करना पड़ेगा. उन्होंने 4 इमेजेस बनाई थी जो कि विजुअलाइज कर रहे थे. जो 4 इमेज उन्होंने बताई थी, उन इमेज में वो एक ऐसा कंट्री चाहते थे जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. ठीक है, मतलब सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. अकॉर्डिंग टू सोरो यूरोपियन विजन, मतलब जो सोरो है, सोरो के यूरोपियन विजन के मतलब यूरोपियन विजन का मतलब होता है बहुत आइडियल विजन. उनका ये विजन था, मतलब ये उनका नजरिया था कि वो चाहते थे, मतलब वो देखते थे कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, उनके जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं. और जिनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम्स, मतलब जो भी नेशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो भी उनके फ्लैग्स होते हैं कंट्री के, उससे डिनोट किए जाते हैं डिफरेंट लोग जो कि डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं. 19th century में, ड्यूरिंग 19th century, नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe and result. हाँ, आपके 19th century में क्या हुआ, नेशनलिज्म emerged हुआ. ठीक है, नेशनलिज्म उभरा, emerged as a force, जिसमें क्या हुआ, जिसमें आपके बहुत सारे चेंजेस आए. चेंजेस कैसे आए, आपके चेंजेस आए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, मतलब आपका पॉलिटिकल और सोशल वर्ल्ड में यूरोप में चेंज आया. और and result of these changes were emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. और ये जो चेंजेस आए, इनका एंड रिजल्ट निकल के क्या आया, इनका एंड रिजल्ट निकल के आया कि आपके जो नेशन स्टेट थे, मतलब आपके बहुत सारी कंट्रीज थी, उसका एक नेशन स्टेट निकल के आया. नेशन स्टेट मतलब एक यूरोप निकल के आया. एमरजेंस ऑफ वन नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. बहुत सारे डायनेस्टी आपके एम्पायर्स थे, आपका एक नेशन स्टेट एमर्ज हुआ. ठीक है, बट अब थोड़ा सॉरी, मैंने आपको 4 पॉइंट लिख दिया है. 4 पॉइंट आपका नीचे वाला है और 5th पॉइंट आपका ऊपर वाला है. ए मॉडर्न स्टेट, आपका इस नेशन स्टेट को नाम दिया गया मॉडर्न स्टेट. A modern state in which centralized power exercised sovereign control over a clear defined territory had been developing over a long period of time. ये आपका जो मॉडर्न स्टेट था, इसमें क्या था, आपकी सेंट्रलाइज्ड पावर थी, मतलब जो आपकी जो सारी पावर थी वो सेंटर के हाथ में थी. और उन्होंने क्या कर रखा था, मतलब सॉवरेनिटी थी, मतलब उसने सेंटर ने पूरा आपका कॉन्टिनेंट कंट्रोल कर रखा था. और उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी थी, मतलब टेरिटरी बना दी गई पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की. और साथ साथ वो धीरे धीरे बाद में विकसित होता रहा, डेवलप होता रहा. एंड हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आज हम देख ही रहे हैं यूरोप कितना फेमस हो रहा है, कितना सक्सेसफुल हो रहा है. बट लेकिन आपका जो नेशन स्टेट था, इसमें बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो इसके सिटीजंस थे, ठीक है, which majority of citizens and not only its rulers attempt to develop a sense of common identity. उन लोगों की क्या बन गई इसके बाद, जब सिंपल सी बात है आपका नेशन स्टेट एक मॉडर्न स्टेट बन गया, तो सिंपल सा इसके जो रूलर्स थे वो एक उनका एक एमर्ज हुए एज अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी की फॉर्म में वो एमर्ज हुए. एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, और उन्होंने क्या किया, अपनी जो हिस्ट्री थी, अपने जो कल्चर्स थे, वो आपस में एक दूसरे से शेयर किए. अब हम इसे पढ़ने से पहले, नेशनल पढ़ने से पहले, हम यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले हम बात करेंगे आपके फ्रांस की. तो चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. ठीक है, देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको एक बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत है. आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, या आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा. उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैंने आपको कोई एक लाइन में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई विल गिव यू द समरी और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. तो अगर हम बात करें आपकी, तो आपका जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया, अगर नेशनलिज्म की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच की. ठीक है, फ्रेंच में हमने पढ़ा था 1789 में. आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपने अभी आपको 9th क्लास की आपको याद भी नहीं हो तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं. मेरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट
फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने वीडियो बनाई है क्लास 9 की, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हम लोगों का, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आप देख लीजिएगा वहां जाके। तो 1789 में आपको बताया था किस तरीके से आपको क्या क्या फ्रांस में हुआ था, ठीक है, किस तरीके से आपके स्टेट जनरल थी, सारी असेंबली चेंज हो गई थी, आपके लुइस 16 ने क्या रिफॉर्म्स करे थे, वो हट दिए गए थे, मैरी एंटोइनेट जो थी, लुइस 16, ठीक है, ये सारा ओवरव्यू आप एक बार चैप्टर में देख लेना। उससे पहले आप थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए फ्रांस में। तो आपका फ्रांस में पहला यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे नेशनलिज्म की थोड़े से क्या बोलते हैं सुराग नजर आए। जब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे क्या हुआ, आपकी जो सॉवरेनिटी थी, जो जो मोनार्की थी, उससे क्या हुआ, फ्रेंच सिटीजन के हाथ में पावर आई, ठीक है। फ्रांस में नेशनलिज्म क्या हुआ, पहले सॉवरेनिटी थी, उसके बाद आपको जो पावर थी वो ट्रांसफर होकर किसके पास आ गई, वहां के फ्रेंच के जो लोकल लोग थे, ठीक है। आइडिया ऑफ ले पैट्रियन लेट सिटीजन, आपका आइडिया वहां पे एमर्ज हुए। आपको ये बात याद रखनी है, ले पैट्री और ले सिटोयन, इसकी बात करेंगे फादरलैंड और इसकी बात करेंगे सिटीजन। मतलब वहां पे फ्रांस में आपके ये आइडिया एमर्ज हो रहे थे कि वहां के जो लोग थे वो अपने आप को क्या समझते थे कि हमारा फादरलैंड है, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भूमि है और हम यहाँ के सिटीजन है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि आपकी इस उन्होंने क्या वो उन्होंने ये एम्फेसाइज किया, मतलब एक ये वो दिया, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एम्फेसाइज करना, मतलब एक तरीके से उन्होंने आपस में एक यूनिटी क्रिएट करी, ठीक है। एम्फेसाइज उन्होंने क्या किया, यूनिटी मतलब एक कम्युनिटी बनाई जिसमें यूनिटी थी, और उन्होंने क्या किया, इक्वल राइट्स एंजॉय किए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले सॉवरेनिटी से फ्रेंच पॉलिटिकल पावर आई, किस तरीके से उनके पास आइडिया ले पैट्रियट लेट सिटीजन का आइडिया मस्त किया उन लोगों के बीच, ताकि उनके बीच में यूनिटी आई और साथ साथ उनके बीच में क्या है राइट्स का, मतलब उन्होंने क्या किया, फिर इक्वल राइट्स एंजॉय किए। आपके जो एस्टेट जनरल थे उसका जो नाम था वो नेशनल असेंबली कर दिया, और उसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन चुने जाते थे, वो अब एक्टिव सिटीजंस, मतलब जो बहुत पढ़े लिखे जो एजुकेट बंदे हैं वो चुने जाएंगे, ना कि जो किंग चाहे वो, ठीक है। और आपको जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जो ड्यूज थे, वो सब एबॉलिश कर दिए गए। आपको एक यूनिफॉर्म सिस्टम यूज किया गया, वेट से मतलब कोई भी चीज आपको नापनी है, कोई भी चीज खरीदनी है मार्केट में, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम उसका इंट्रोड्यूस किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और मैं थोड़ी सी बात करूं आपकी, तो इसमें आपका बहुत सारे हाइंड कंपोज किए गए, बहुत सारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी सारा इंप्रूव किया गया, काफी ओथ ली गई, ठीक है। जो ये सारा चेंज है वो फ्रांस में चेंज हुआ, एक तरीके से आपकी जो सॉवरेनिटी थी वो हटाई, मोनार्की हटाई थी आपकी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फ्रांस में। अब इसके आगे हम बात करते हैं, तो आपके जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये उनका मिशन है और ये उनकी डेस्टिनी है, यही उनकी पहुंच है, मतलब उनका ये गोल है कि उनको फ्रांस को क्या करना है, आजाद करना है, और अपने जो सारे राइट्स हैं उनके खोए हुए हैं वो सब वापस दिलाने हैं। जो स्टूडेंट थे और जो अदर मेंबर थे जो कि एजुकेटेड थे, उन्होंने भी जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया। आपको पता होगा रॉबिन मैक्सिमिलियन स्पीयर जो थे, ठीक है, उन्होंने भी पहले सबको लोगों को एक संग इकट्ठा कर लिया कि मैं आपको लिबरेट कराऊंगा, लेकिन जब लिबरेट कराने की बारी आई तो खुद मोनार्की सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो आपके जो क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमिलियन स्पीयर थे उनको भी फिर बाद में हटा दिया, उनकी भी डेथ कर दी गई। और जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैकोबियन क्लब ज्वाइन कर रहे थे, उनकी जो एक्टिविटीज थी, जो कि कैंपेन थी, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने फ्रेंच आर्मी, मतलब फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया। फ्रेंच और वो जो फ्रेंच आर्मी थी वो आपकी फ्रांस की सारी कंट्रीज में जा रही थी, फॉर एग्जांपल आपके होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली ऑफ 1790 और काफी सारे आपके इटली के पार्ट में आपने पढ़ा होगा। मैं तो आपको एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता हो जाए, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से आपकी पावर ट्रांसफर कराई गई, ठीक है। और फ्रेंच आर्मीज क्या कर रही थी, फ्रेंच आर्मीज में फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने ये आइडिया कैरी करना शुरू कर दिया कि अब उनको क्या चाहिए, नेशनलिज्म कंट्री में चाहिए ही चाहिए, मतलब पूरा अब्रॉड और हमारे कंट्री में नेशनल चाहिए, मतलब काफी जो पावर है गवर्नमेंट की वो चेंज होनी चाहिए। तो रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन। अब जब नेपोलियन आ गया, सिंपल सी बात है, नेपोलियन आने के बाद नेपोलियन बोनापार्टी भी आया आपका 1804 में, लेकिन मोनार्की तो आई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी करी, जैसे कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वहां पे उसने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिससे क्या होता है, आपका जो सारा सिस्टम था वो रेशनल और एफिशिएंट हो गया। मतलब अब आपका फ्रांस में कोई भी इक्वालिटी आ गई बिफोर लॉ, ठीक है, सब इक्वल हैं लॉ के सामने।
और फ्रांस, आप बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में आपका एक सिविल कोड बनाया गया 1804 में। फ्रांस में आपका सिविल कोड बनाया गया। अब ये सिविल कोड क्या था देख लीजिए, आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा होगा, यहाँ देख लीजिए व्हाट इज सिविल कोड। सिविल कोड में सिविल कोड को यूजुअली नेपोलियन कोड भी कहा जाता था, ठीक है। और इसमें क्या थे, सारे जो प्रिविलेजेस बर्थ से मिले हुए थे, जन्म से अधिकार जो मिले हुए थे वो छीने गए थे, और सिंपल सी बात इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज किया, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे सबका अधिकार दे दिया गया। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, सारे फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने हटा दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफी सिंपल करते मैंने आपको बताया, और ये पीजेंट जो ड्यूज थे वो सब हटा दिए, और एक तरीके से उनकी लाइफ में काफी इजीनेस आ चुकी थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम आपका काफी सारा इंप्रूव हो चुका था। बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो बोट्स बनाते थे, पर्टिकुलरली उन्होंने क्या किया, उनके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाई गई, स्टैंडर्ड वेट मेजर बनाए गए उन लोगों के लिए, और साथ साथ एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई आपकी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आपका जो मूवमेंट था वो बहुत इजी हो गया, और साथ साथ आपके कैपिटल का जो गुड्स थे, गुड्स और कैपिटल थे, उनको आसानी से हम एक्सचेंज कर सकते थे एक एरिया से दूसरे एरिया में। और आपके बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ पे, जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ब्रसेल्स है, मिलान है, वॉर्सो है, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, लिबर्टी के लिए बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। और ये इससे ये क्लियर हो गया कि आपको जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करे गए हैं, इससे क्या हुआ, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से आपका जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लोगों को इसके साथ साथ मिल जाएगा, और साथ साथ आपको जो भी टैक्सेशन इंक्रीज, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों को टेंशन भी हो गई। लोगों के व्यूज डिफरेंट थे। कुछ लोग क्या मानते थे, जैसे आपका टैक्सेशन बढ़ गया है, सेंसरशिप हो चुकी है, ठीक है, और आपको क्या कर दिया गया है, फ्रेंच आर्मी को फोर्स कर दिया गया है, मतलब वो क्या करें, लोगों में दबाव डालें। लोग कुछ तो अच्छा सोचते थे, कुछ लोग बुरा भी सोचते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। और सीम टू आउट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। आपके बहुत सारे तो एडवांटेजेस थे, लेकिन कहते हैं ना, आपके जो ओपिनियन थे लोगों के वो वहाँ मिक्स थे। तो इस तरीके से आपका पूरा चेंज हुआ फ्रांस में। हम बात करते हैं अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपका इसमें क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सिंपल सी बात थी, जर्मनी, इटली और जो स्विट्जरलैंड थे, ये क्या थे, इनको डिवाइड कर दिया गया था किंगडम्स में, ड्यूचीज में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था इन लोगों को। और जहाँ के जो रूलर्स थे, उनके जो वहाँ के जो रूलर्स थे, छोटे जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इनके अपने रूलर्स थे, जो कि अपने, बोल सकते हैं कि अपने एरिया पे उनकी पूरी ऑटोनॉमी थी, वो कंट्रोल करते थे। वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फॉर्म में नहीं देखते थे, ठीक है, बल्कि वो एक कॉमन कल्चर की फॉर्म में देखते थे। वो सब लोगों को इक्वल मानते थे। मतलब वहाँ के जो मैं बताया ना, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म और कैसे यूरोप में नेशनलिज्म हुआ, तो वहाँ पे मैं आपको बताया, जब मैं इटली स्विट्जरलैंड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुके थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने ऑटोनॉमी कर रखी थी। यहाँ पे पहले की बात बता रहा हूँ, बाद में जो चेंज होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, आपने सुना भी होगा, जो कि आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो आपके हंगरी में था हैब्सबर्ग एम्पायर। देखिए यहाँ पे आपका जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसने पूरा ऑस्ट्रिया और हंगरी को कंट्रोल कर लिया था। हंगरी में आपकी जो आधी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी माग्यार लैंग्वेज बोलती थी, और आपकी जो आधी पॉपुलेशन थी वो आप पे डायलेक्ट्स यूज करती थी, ठीक है। डायलेक्ट जो सिंपल से भाषा होती है ना, डायलेक्ट्स हर जगह की अपनी भाषा होती है, वैसे डायलेक्ट यूज करती थी। और इसे छोड़ के आपके 3 ऐसे डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो कि क्या करते थे, जो कि एम्पायर के भीतर रहते थे, एम्पायर के अंदर रहते थे। और और आपके जो ओनली टाई बाइंडिंग दीस डाइवर्स ग्रुप्स, और इन सारे ग्रुप को बाइंड करने का जो काम था वो क्या था, वो एक कॉमन एलिगेंस, मतलब कॉमन पावर, कॉमन फॉर्म, मतलब बोल सकते हैं कॉमन आदमी का था, जिसका नाम था एम्परर। एम्परर को जो भी सारे अंदर की जो भी दिक्कतें थी उनको देखना, सारा काम किसका था, एम्परर का, ठीक है। एम्परर डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ करता था, उनमें यूनिटी क्रिएट करता था, और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो अच्छा क्रिएट करता था। तो जब बात करते हैं आपकी एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास की, आपको किस तरीके से न्यू मिडिल क्लास, तो मैंने आपको बताया कि एक तरीके से एम्परर सब चीज कंट्रोल करता था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास भी थी, ठीक है। हम बात करें आपकी एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास की, तो आपका बोला है सोशली और पॉलिटिकली आपके एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है। ऐसे डोमिनेंट क्लास थे जो कि उस कॉन्टिनेंट में रहते थे, मतलब डिफरेंट एरियाज में रहते थे, लेकिन तब भी ऐसे लोग थे जो क्या थे, ऑथोरिटेटिव थे, मतलब अपने अधिकार मानते थे, डोमिनेंट तरह के लोग थे, ठीक है। और मतलब एक क्लास के मेंबर बोलते हैं ना, एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास, उन्हें मिडिल क्लास के नाम से बोला जाता था। और जो इस क्लास के जो मेंबर थे
ठीक है, वो क्या था, उनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, कॉमन वे ऑफ लाइफ था। और मतलब वो अलग अलग जगह रहते थे, रीजनल डिवीजन थे, लेकिन उनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, कॉमन कल्चर था, कॉमन हैबिट्स थी, कॉमन कॉस्ट्यूम्स थे, ठीक है। और आपको बात करें उनकी जो फैमिलीज थी, वो फैमिली क्या करती थी, ये मतलब जगह जगह जाके शादियां करती थी। फैमिलीज आर ऑफन कनेक्टेड बाय इफ मैरिज, मतलब उनकी जो फैमिलीज थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी शादियां कर करके, वो जगह जगह पे जाके शादियां करते थे। और साथ साथ उनकी जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, वो हालांकि ग्रुप में तो बहुत छोटे थे, बहुत जगह जगह बिखरे हुए थे, ग्रुप में बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी टाउन्स की और एमरजेंस था कमर्शियल क्लास का, ठीक है, वो क्या है, मतलब उनके आपका बोल सकते हैं कि उनके उनका जो पार्ट था वो डिवाइड था आपका सेंट्रल और वेस्ट में, ठीक है, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट आपका एक खेती का मतलब एक बोल सकते हैं फार्मिंग, मतलब खेत वेत था जहाँ पे फार्मर्स खेती करते थे। सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में आपके टाउन्स के लोग खेती करते थे, और इस तरीके से उनकी जो टाउन्स की जो ग्रोथ थी वो भी काफी अच्छी हो रही थी, और साथ साथ आपकी कमर्शियल क्लासेस भी उनमें एमर्ज हो रही थी, ऐसे लोग जो कि ट्रेड करना शुरू कर रहे थे। और उनका एग्जिस्टेंस, और मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बताता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन था, उन लोगों का जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आपको चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा, आपको लास्ट में समझ में आने लग जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हो गया इंग्लैंड में इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब आपके सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी। अब आपके कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, 19th सेंचुरी चल रही है, सिंपल सी बात है, अब आपकी 21st सेंचुरी चल रही है। तो आपका 18th सेंचुरी मतलब आपका जो 19th का जो टाइम था, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि आपका सेकंड हाफ जो 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आपका क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में बिगिन हुआ। लेकिन फ्रांस में और जो कुछ पार्ट्स थे जर्मन स्टेट के, ठीक है, वो क्या रहे, फ्रांस में कुछ जो पार्ट जर्मन स्टेट्स के, वो वहाँ पे जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पूरा 19th सेंचुरी में जाके आया। क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है। और इसमें क्या मैं आपको बताऊं कि मतलब अब वहाँ पे एक न्यू सोशल ग्रुप भी एमर्ज हुआ था, इनके साथ साथ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो लोग थे वो काम करने आ रहा था, एंगेज होते जा रहे थे, मिडिल क्लास लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। मतलब मैंने बोला ना आपका पहले मिडिल क्लास था, धीरे धीरे आपको उनका प्रोडक्शन होने लग गया तो कमर्शियल क्लास बनने लगी, ट्रेड में इन्वॉल्व होने लग गए, तो उनमें उनके जैसे उनको फिर डिफरेंट में कैटेगराइज कर दिया गया, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने प्रोफेशनल्स, इनको आपको कैटेगराइज कर दिया। और ये क्या थे, ये बहुत एजुकेटेड बंदे बनते जा रहे थे, लिबरल मिडिल क्लास थे, ठीक है, मतलब आजाद थे, मिडिल क्लास थे, डोमिनेंट तो थे ही थे, लिबरल थे, किसी का ना कोई डर। और इन्होंने क्या था, इनमें नेशनल यूनिटी थी, अपने नेशन को लिबरेट करना चाहते थे और नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने काफी सारी पॉपुलैरिटी पा ली थी। अब बात करते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या स्टैंड करता है, आपका 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें लिबरल नेशनलिज्म की, तो यूरोप क्या था, यूरोप आपकी लिबरल की आइडियोलॉजी से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था भाई, लिबरल की आइडियोलॉजी से। जो लिबरलिज्म वर्ड है, आपका जो वर्ड है लिबरलिज्म, क्या मतलब, लिबरलिज्म का मतलब है आपका, ये लैटिन वर्ड से आया है, लिबर मतलब मीनिंग फ्री, आपका एक अमर्ज हुआ है लैटिन वर्ड लिबर से, इसका मतलब है फ्री होना। तो आपका यूरोप था वो कनेक्टेड था लिबरलिज्म से, ठीक है, वहां की जो आइडियोलॉजी थी वो उसकी बिल्कुल क्या थी, फ्री आइडियोलॉजी थी। आपको याद रखना है फ्री वर्ड। लिबरलिज्म आपका क्या रहा, मतलब सारे लोग, सबको, इंडिविजुअल्स को सबको फ्रीडम मिले और इक्वालिटी आए बिफोर द लॉ, सब लोग इक्वल माने जाएं। और इसमें क्या था, जो लिबरलिज्म था इसने एम्फसाइज दिया, इसने जोर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें गवर्नमेंट की सहमति हो। और साथ साथ मतलब ये बताया गया है कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो लिबरलिज्म आपको यूरोप में आपका लिबरलिज्म स्टार्टिंग से ही था, मतलब एसोसिएट था। लिबरलिज्म का मतलब लैटिन वर्ड से एमर्ज हुआ है, जिसका मतलब फ्री होता है। आप भी जानते हैं लिबरलिज्म, आपने अगर एलपीजी पॉलिसी पढ़ी है आपके इंडिया में, जो 1991 में एलपीजी पॉलिसी हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, मतलब आजाद कर देना, फ्रीडम दे देना। तो उसमें क्या था, लिबरलिज्म का मतलब बताया गया है कि एक इसने एम्फसाइज किया, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट की सहमति से लिया जाएगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, गवर्नमेंट सेट करेगी। और आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो उसमें क्या है, वो इलेक्शन से, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे कंट्री में होता है ना, लिबरलिज्म है सेम है यूरोप में,
ये लिबरलिज्म की बातें होती थी, मतलब ये सारी बातें थी कि ये लिबरलिज्म मतलब है क्या, कॉन्सेप्ट बताया गया है। राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और बात करूँ आपका राइट टू वोट देना, मतलब आप हमें वोट देने का अधिकार है और हम इलेक्ट भी हो सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और मतलब एक बंदा अपने पास प्रॉपर्टी रखता है, ये सारे राइट्स लेना, ये क्या है, एक लिबरलिज्म है पूरा। जो मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो वुमेन्स थी उनको क्या कर दिया गया, जिन लोगों के पास मैन मतलब ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ऐसे वुमेन्स, उनको भी क्या किया, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, उनको भी पार्टिसिपेट किया गया कि वो भी इनकम करें, और वो भी मतलब जिन लोगों को पहले हटा दिया गया कि आप लोग लैंड नहीं रख सकते, आप उनको भी अधिकार दिया गया कि आप लोग भी लैंड रख सकते हैं। और साथ साथ आपके जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे स्टेट पे, ठीक है, स्टेट एम्पोज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे गुड्स और कैपिटल मूवमेंट के, ये सब हट गए। ठीक है, और इसके बाद आपको जो मर्चेंट ट्रैवलिंग थी 1883 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, आपकी मर्चेंट ट्रैवलिंग हुई थी 1833 में, लोगों का मर्चेंट्स का कहाँ जाना, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में जाना, उससे अपने अपने गुड्स को बेचने के लिए। और उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, उनको उन्हें बहुत सारे कस्टम्स पे करने पड़ते थे, बहुत सारे पैसे वैसे टैक्स वैसे देने पड़ते थे, वो सब हट गए। मतलब उन्हें कम से कम 11 कस्टम बैरियर्स पास करने पड़ते थे और साथ साथ उन्हें कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब 11 कस्टम बैरियर पास करने का, और हर कस्टम बैरियर में 5% ड्यूटी वो देते थे, तो इनके लिए उनका सामान बेचना बहुत मुश्किल हो जाता था। और साथ साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में। ठीक है, वो सारे एक्सचेंज भी खत्म हो गए और आपकी न्यू कमर्शियल क्लासेस की ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, और इसके साथ देखें तो आपका एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ, लोगों का मूवमेंट होना शुरू हो गया, पीपल्स का, कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह आना। और आपका जो यूनियन था उसमें बहुत सारे ट्रायल बैरियर्स हटा दिए गए थे, बहुत सारी जो करेंसीज थी वो हटा दी गई थी, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ठीक है, आपको बहुत सारी 32 करेंसीज थी जिनसे आपके केवल 2 करेंसीज रह गई थी। तो बताया गया कि लिबरल नेशनलिज्म आपका ये कंट्री यूरोप के कंट्री में चेंज हुआ। अब हम बात करें न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। ठीक है, क्या आपका न्यू कंजर्वेशन रहा 1815 के बाद, फॉलोइंग मतलब आपका जो नेपोलियन आया था 1850 में, तो आपका जो यूरोपियन गवर्नमेंट थे वहां पे कुछ लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे। कंजर्वेटिज्म मतलब होता है ऐसे लोग, कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन से ही वर्ड बना है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग होते हैं जिनकी बहुत पुरानी सोच होती है। ठीक है, मतलब पुरानी सोच वाले जो लोग होते हैं। तो आपको जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उसमें क्या था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी थिंकिंग कंजर्वेटिज्म थी। ठीक है, बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने जो भी ये रिवॉल्यूशन आया, उनको ये रिवॉल्यूशन के जो दिन थे ये पसंद नहीं आए थे। ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन था, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट एक्सटेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, इससे क्या था, उनकी मोनार्की में इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस वजह से आपके जो बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इसे प्रपोज नहीं किया, उन्होंने बोला कि उन्हें अपनी मोनार्की ही वापस चाहिए। ये जो मॉडर्नाइजेशन उनके लिए आया था ये क्या था, ये उनके लिए मोनार्की से घटिया था, उन्हें अपनी मोनार्की ही पसंद थी, क्योंकि उनकी थिंकिंग बेकार थी ना उन लोगों की, उनकी अपनी पुरानी वाली बातें। और एक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द सफर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। मतलब एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब अच्छा आपका एक पुलिस जो सिस्टम होता है, पुलिस सिस्टम अच्छी रहेगी, ब्यूरोक्रेसी अच्छी रहेगी, एक मॉडर्न आर्मी रहेगी, डायनामिक इकोनॉमी रहेगी, ये जो सारी बातें थी उनके लिए हवा थी, वो इस बात को बिलीव ही नहीं करते थे कि ऐसा कुछ है भी। और वो अपनी पुरानी वाली थिंकिंग सोचते थे, मतलब फ्यूडलिज्म हट जाए। ठीक है, और सर्वधर्म, और उन्हें लगता था कि जो उनकी जो पहली मोनार्की है उनसे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इस वजह से ऐसे जो कुछ लोग थे वो ऐसे बिल्कुल नहीं मानते थे, सिंपल सी बात है। और 1850 में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, मतलब जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था, मेट एट वियना, वो एक जगह मिले वियना पे। मैं आपको बताया ना, मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसमें लोगों की अलग थिंकिंग होती है, तो सीमेंस वहाँ पे लोगों की अलग थिंकिंग थी, कंजर्वेटिव वहाँ पे लोग आए थे। ठीक है, अब मैं आपको बताया बहुत सारे आपकी कंट्री थी, हमें बताया रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या करी, एक मीटिंग अटेंड करी। ठीक है, एक मीटिंग करी इन्होंने वियना में, 1815 में, जहाँ पे इन्होंने इस इशू को सॉल्व किया। आपको जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, मतलब ये फ्रांस का बताया गया है आपका, क्या क्या चेंज हुआ आपको जो बॉर्बन डायनेस्टी, जो डायनेस्टी थी, जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो पावर में आई थी,
ठीक है। एंड फ्रांस अब क्या कर रहा था, अब सिंपल सी बात है, अब जो फ्रांस में जो किंग थे उनको हटा दिया गया था और लोगों को फ्रीडम मिल चुका था। फ्रांस ने वो टेरिटरीज खो दी थी जो कि उन्होंने नेपोलियन के अंडर में दी थी, ठीक है। नेपोलियन आपका यही सारी थिंकिंग चाहता था, नेपोलियन चाहते नहीं था कि लिबरलिज्म आए, लेकिन लिबरलिज्म से आपका ये सब फायदा हुआ। तो नेपोलियन ये चाहता था कि पुरानी वाली मोनार्की ही आए, लेकिन ऐसा लोग नहीं है। एक मीटिंग हुई और उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन की बातें को हरा दिया और अपनी यही पॉलिसीज को इन सारे कंट्रीज में मिलके फॉलो किया। आपका जर्मन कॉन्फ्रंटेशन हुआ 39 स्टेट्स का, दैट हैज बीन सेटल्ड बाय नेपोलियन लेफ्ट अनटच्ड। मतलब एक जर्मन कॉन्फ्रंटेशन मतलब एक डिस्कशन हुआ जर्मन कंट्रीज का जिसमें 39 स्टेट्स इंक्लूड थे। उसमें क्या था, उसमें आपको जो नेपोलियन था, नेपोलियन की बातों को गिराना उनका मेन उद्देश्य था। और आपके जो ऑटोक्रेटिक थे, ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कप एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपके जो ऑटोक्रेटिक थे मतलब बहुत सारे जो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो सिंपल सी बात चाहता था कि मतलब जो आपका नेपोलियन था वो उसकी थिंकिंग क्या थी, वो क्रिटिसाइज करता था लिबरलिज्म की थिंकिंग को, उसे नहीं अच्छा पसंद था। उसे चाहता था मैं राजा बनता रहूं और सारी मेरे अंडर रहे, ठीक है। क्रिटिसिज्म चाहता था, डिसेंट चाहता था, और वो क्या चाहता था मतलब वो आपकी जो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है, मतलब जो गवर्नमेंट की इच्छा है, जो गवर्नमेंट काम कर सकती है, उसके ऊपर वो क्वेश्चनिंग करने लग गया। तो अगर मैं बात करूं आपको इस टॉपिक में, तो आपके कुछ लोग एमएस हुए जिसमें आप सिंपल सा नेपोलियन का नाम लिख देंगे, नेपोलियन की थिंकिंग लिख देंगे, वो एक्चुअली चाहता क्या था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में आपका हुआ क्या, तो आपको ये सिंपल सा इसमें एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आपकी जर्मन की मीटिंग हुई 39 स्टेट्स की, ठीक है, 39 और 1833 में आपका 1850 में आप 1850 में भी आपकी मीटिंग हुई। बहुत सारी कंट्रीज थे जिन्होंने मीटिंग करी, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, जिनने आपको नेपोलियन की बातों को हरा दिया, नेपोलियन को वैसे हरा दिया। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। अब बात करेंगे तो रिवॉल्यूशन मतलब ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 1815 ईयर्स के बाद क्या हुआ, आप पर फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब दबाव डालना, कुचलना, मतलब डर, ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, मतलब आपको जो बहुत से जो आजाद थिंकिंग रखते थे उनको कुचला जा रहा था, उनकी थिंकिंग को दबाया जा रहा था। जो रिवॉल्यूशनरी थी इस टाइम पे, उसका मतलब था कि आपको बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, आपको जो मोनार्कियल फॉर्म्स हैं उनको अपोज करना था, ठीक है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो लोग ये ऐसी थिंकिंग रखते थे उनको कुचलने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन वो लोग डे बाय डे मतलब क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे, अपनी पावर जुटा रहे थे, है ना। और आपकी एक नाम बताया गया है, अपना नाम लिख देता हूँ, गियुसेप्पी मज़्ज़नी जी आपके बॉर्न हुए थे, इनका जन्म जो हुआ था वो जेनेवा में हुआ था 1807 में, ठीक है। और वो क्या बन गए, वो आपके मेंबर बने थे एक सीक्रेट सोसाइटी के कार्बोनरी में, मैं नहीं मैं जानता कार्बोनरी क्या था, वहाँ कंट्री वंट्री हुआ कोई भी, तो आपका वो क्या थे एक वैसे पे। और मज़्ज़नी 1807 में आपके क्या बने, एक तरीके से 1807 में आपके मेंबर बन गए और उनको 1831 में जेल में डाल दिया गया फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिबोरिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो चेंजेस चाहते थे, ठीक है। और आपके जो मज़्ज़नी थे वो बिलीव करते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, और मानते थे गॉड ने तो सारे नेशन को बनाया और इन सब पे सबका अधिकार है और सीक्रेट सोसाइटीज को सेटअप किया है। लेकिन उसके बाद भी उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया आपका जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। और आपके मैट्रेंस डिस्क्राइब है वैसा एक आपके मैट्रेंस के जो कि आपके ऑथर थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आपके ये जो मैट्रेंस थे जो कि इन्हीं को फेवर करते थे नेपोलियन को, तो उन्होंने इस व्यक्ति को क्या बोला है, इस व्यक्ति को बोला है कि मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का, जो हमारा सोशल ऑर्डर है उसका मोस्ट डेंजरस एनिमी यही है। तो आज में इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है